नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उत्तराखंड सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा गरीब और मिडिल क्लास के हिस्से की नौकरी पैसा लेकर अमीरों को बेचने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। बेरोजगारों के सपनों से खेलने वालों पर कब होगी कार्रवाई। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। सितंबर में हो सकता है चुनाव। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच तेज हुआ टकराव। राजभवन ने मुख्यमंत्री कार्यालय से आई सभी फाइल लौटाई। कहा पहले फाइल पर सीएम के साइन लेकर आओ, फिर उपराज्यपाल के होंगे साइन। केरल में राज्यपाल की ताकत कम करेगी राज्य सरकार। लोकायुक्त की शिकायत पर सीएम के खिलाफ कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकेंगे राज्यपाल। विधानसभा में पेश होगा विधेयक। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो है झारखंड से। झारखंड काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि जिस दिन हेमंत सोरेन राज्य के सीएम बने हैं, उसी दिन से बीजेपी यूपीए की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है और बार बार मात खा रही है। लेकिन अब झारखंड सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। तो क्या है वो दांव, इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही हमारी नजरें गुजरात पर भी है, जहां 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। राज्य में 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पीएम का बार बार गुजरात आना संकेत दे रहा है कि पार्टी की स्थिति यहां कमजोर है। तो क्यों गुजरात में डरी हुई है बीजेपी, ये भी हम बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर किसने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जानेंगे बिहार में क्यों बीजेपी नेताओं के ठिकानों पर चल सकता है बुलडोजर। इसके साथ ही दूसरी खबरों से भी हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले चर्चा आज की सबसे बड़ी खबर की। तो दोस्तों, झारखंड सरकार बार बार बीजेपी की साजिश नाकाम कर रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, जिससे झारखंड में सियासी संकट तो बना हुआ है, साथ ही माहौल दिलचस्प भी हो गया है। लेकिन अब इसी उथल पुथल के बीच झारखंड सरकार ने ऐसा दांव चल दिया है जिसका तोड़ निकालना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। झारखंड सरकार की एक मुश्किल खत्म नहीं होती है कि दूसरी मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे देती है, और ये सिलसिला लंबे समय से जारी है। ऐसे में झारखंड सरकार का तो यहाँ तक दावा है कि ये सब बीजेपी की साजिश है और वो ये सब करके झारखंड में ऑपरेशन लोटस को कामयाब करना चाहती है। हालांकि महागठबंधन सरकार लगातार बीजेपी की साजिशों को नाकाम कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश करना नहीं छोड़ रही। ऐसे में झारखंड में सियासी उठापटक के बीच सीएम हाउस में 3 लग्जरी बसों में विधायकों को तीनों बसों को पुलिस सुरक्षा में खूंटी के लतरातू डैम के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया। रिजॉर्ट में कांग्रेस और जेएमएम के 36 विधायक हैं। इतना ही नहीं, रिजॉर्ट के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इन बसों में केवल 33 विधायक जा रहे हैं और 10 से 11 विधायक अभी भी संपर्क में नहीं है। बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद से ही झारखंड सरकार गिराने की कोशिशों में लगी हुई है। महीने भर में ही ये कोशिश 2 बार की जा चुकी है, लेकिन बीजेपी की दाल नहीं गल रही है और उसकी वजह है सरकार की तैयारी और सतर्कता, जो बार बार झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन फेल कर रही है। इन सबके अलावा अवैध खनन मामले ने सोरेन की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने का नोटिफिकेशन शनिवार को किसी भी समय चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जा सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। झारखंड सरकार के विधायकों को खूंटी शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को बीजेपी की तोड़फोड़ की नीति से डर है। हालांकि गठबंधन सरकार के पास बहुमत है, जिससे सरकार यूपीए की बनी रहेगी, लेकिन सीएम बदल सकता है। झारखंड में तो सरकार यूपीए की ही रहेगी, लेकिन बीजेपी गुजरात की सत्ता बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और आप बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता जाने का डर सता रहा है। गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव है। ऐसे में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की धड़कनें तेज हो रही हैं, जिसकी एक वजह मुकाबले का त्रिकोणीय होना भी है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गई है। हालांकि दावा तो किया जा रहा है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन आसार तो बीजेपी को नुकसान होने के नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी शहरी क्षेत्र में आगे है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी शहरी क्षेत्र पर ही फोकस कर रही है। ऐसे में बीजेपी को ही नुकसान होता दिख रहा है और ये डर नजर आ रहा है बीजेपी की तैयारियों में, क्योंकि हार का डर ही है जिसकी वजह से पीएम को खुद अपने गृह राज्य को बचाने के लिए बार बार गुजरात आना पड़ रहा है।
यही कारण है कि आज फिर पीएम मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। बता दें कि पीएम ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बने अटल फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद कल पीएम भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सरदार सरोवर परियोजनाओं की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भुज भीमासर रोड सहित 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा रविवार को कच्छ के अंजार कस्बे में पीएम मोदी वीर बालक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मात्र 2 दिन में गुजरात वासियों को इतनी परियोजनाएं देना बताता है कि गुजरात से ठीक पहले गुजरात की जनता को लुभाने के लिए इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब इनमें से कितनी परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ है कि इस बार बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है। गुजरात में अपनी सत्ता बचाने के लिए पीएम बार बार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। अब पीएम कहां कहां मुश्किलें संभालें, क्योंकि अब कर्नाटक से भी पीएम को ही गुहार लगाई गई है। लेकिन ये गुहार कर्नाटक सरकार ने नहीं बल्कि वहां की जनता ने लगाई है, वो भी सीएम बोम्मई के खिलाफ। तो क्या है मामला जिसमें घिरे सीएम बोम्मई, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई की सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को तो भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा की भी कुर्सी चली गई थी और अब बसवराज बोम्मई मुश्किल में दिख रहे हैं। उनकी सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और ये आरोप लगाया गया है 13,000 स्कूलों की ओर से। कर्नाटक के 13,000 स्कूलों को रिप्रेजेंट करने वाले एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल और द रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में बोम्मई सरकार के भ्रष्टाचार को उठाया गया है। पत्र में लिखा गया है, बिना किसी लॉजिक के तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और गैर अनुपालन मानदंड केवल गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू किए जा रहे हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायतें और दलीलें अनसुनी हो गई। सरकार ने स्कूलों के बजाय बजट स्कूलों को बहुत नुकसान पहुंचाया, जो अधिक से अधिक निवेशकों को निवेश करने की अनुमति देकर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और सीधे माता पिता पर प्रति बच्चे शुल्क की लागत बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों के संघ ने पीएम से मांग की है कि राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कथित तौर पर पैसे की मांग कर रहा है। पीएम को इस पर गौर करना चाहिए। कर्नाटक के 13,000 स्कूलों ने सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब देखना होगा पीएम इस पर क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बीजेपी मुश्किल में है और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त बिहार में भी है, क्योंकि यहां तो बीजेपी की ही टेक्निक से उसे मजा चखाने की तैयारी हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में सरकार बदलते ही सीबीआई और ईडी के अचानक ही छापे पड़ने लगे। निशाने पर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग थे, तो यूपी में विपक्षी दलों से जुड़े लोगों पर बुलडोजर का चलना अभी तक बंद नहीं हुआ है। अपने विरोधियों को बुलडोजर और केंद्रीय एजेंसियों के सहारे बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार बीजेपी की है वहां बुलडोजर को आगे किया जा रहा है और जहां वो विपक्ष में है वहां ईडी और सीबीआई मैदान में दिखाई दे रही है। लेकिन अब बीजेपी को उसी की रणनीति से घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन में शामिल सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने साफ कर दिया है कि जल्दी ही बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के ठिकाने पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। अंजान ने कहा कि उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से एसआईटी का गठन कर बीजेपी नेताओं की अवैध संपत्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महागठबंधन सरकार बीजेपी नेताओं के जो भी अवैध निर्माण और संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलवाएं। ये बुलडोजर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही थोड़े ही चलेगा और राज्यों में भी चलना चाहिए, ताकि लोगों के बीच विश्वास पैदा हो। अगर नीतीश और तेजस्वी बुलडोजर नहीं चलवाते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर नैतिक साहस की कमी है। अंजाम ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही भ्रष्ट हैं? बीजेपी का कोई आदमी बेईमान नहीं है, सभी दूध के धुले हैं। एक बार जांच हो जाए सब कुछ सामने आ जाएगा। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर अंजान ने कहा कि बिहार की घटना ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। इस समय ये बेहद जरूरी था। बीजेपी जिस तरह से राज्य सरकारों को तोड़ती जा रही थी उससे हमारा जनतंत्र मुश्किल में पड़ गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमारे संविधान, लोकतंत्र, देश की गंगा जमुनी संस्कृति को लगातार कमजोर कर रही है। बिहार में बीजेपी नेताओं पर बुलडोजर चलाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है उसकी बोलती या तो जांच एजेंसियों के जरिए या फिर बुलडोजर के जरिए बंद की जाती है।
वैसे बंद तो इस समय करवाए जा रहे हैं मुनव्वर फारूकी के शो। पहले बेंगलुरु और अब दिल्ली में भी उनका शो रद्द कर दिया गया। देश में सांप्रदायिकता इस कदर हावी हो गई है कि अब कलाकार भी इसकी भेंट चढ़ने लगे हैं और दो धर्मों के बीच पैदा हुई इसी खाई का शिकार हो रहे हैं फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, और एक के बाद एक उनके शो कैंसिल होते जा रहे हैं। ऐसे में अब 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले शो को भी कैंसिल करना पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस शो को करने की परमिशन नहीं दी है, जिसकी वजह विश्व हिंदू परिषद की धमकी को ही माना जा रहा है। बता दें कि 25 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया था फारूकी ने अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और उन्हें भाग्यनगर झड़पों यानी हैदराबाद के लिए दोषी ठहराया गया और शो को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया था। इन सभी विरोधों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब हो जाने का डर जताया था। अब फारूकी के लगातार कैंसिल हो रहे शो पर राजनीति तेज हो गई है और अब इस पूरे मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां भरी हों। जिसके बाद सवाल करते हुए महुआ मोइत्रा ने तंज कसा कि क्या आजाद होने के 75 साल बाद भारत का सांप्रदायिक सौहार्द आज इतना नाजुक है कि कॉमेडी शो से बाधित है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के इस फैसले पर नाराज होते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस को स्पाइनलेस यानी रीढ़ की हड्डी के बिना कह डाला। गौरतलब है कि 28 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली स्थित सिविक सेंटर में फारूकी का शो होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच ने इसके लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले बेंगलोर में भी उनके शो को कैंसिल करना पड़ा था। हालांकि इसकी वजह उनका खराब स्वास्थ्य बताया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि बेंगलोर में होने वाले शो को भी शायद इसी वजह से रद्द किया गया होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फारूकी के समर्थन में आवाज उठाई है। आवाज तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाई है और चीन की भारत में बढ़ रही घुसपैठ पर सवाल भी खड़े किए हैं। और अपने ट्वीट के साथ ओवैसी ने एक वीडियो भी साझा किया है। क्या है उस वीडियो में जिस पर घिरी मोदी सरकार, आइए देख लेते हैं। विपक्ष पीएम मोदी पर आरोप लगाता है कि वो चीन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। चीन ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है और पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। लद्दाख में कई जगह चीनी घुसपैठ हुई और चीनी जवान अभी भी भारतीय सीमा में डटे हुए हैं। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इन सब के बीच अरुणाचल प्रदेश के युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के चागल गांव में हदीरा गारा डेल्टा 6 के पास चीनी जवान के साथ कई लोग निर्माण कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा, लद्दाख में 2 साल से अधिक समय से चीनी घुसपैठ जारी है और अब हमारे पास अरुणाचल में भी चीनी निर्माण दलों की तस्वीरें आ रही हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री साहब, जो चीन का नाम लेने से भी डरते हैं, हमें बताएंगे कि चीनी निर्माण दल अरुणाचल प्रदेश में हमारे क्षेत्र में क्या कर रहा है? चीन के साथ हमारे संबंधों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है। इससे कम कुछ भी अपर्याप्त होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विन टावर को गिराने की। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार दोपहर 2:30 बजे ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। करोड़ों की लागत से बनी इस इमारत को गिराने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो क्या है इस बिल्डिंग की पूरी कहानी और कैसे 12 सेकंड में गिर जाएगी कुतुब मीनार से ऊंची इमारत, देखिए इस रिपोर्ट में। ये इमारत दोपहर के बाद आप लोगों को नजर नहीं आएंगी। ये कुछ ही सेकंड में ऐसे ढह जाएंगी कि गगनचुंबी बिल्डिंग सीधा जमीन पर आ जाएगी। नोएडा के ट्विन टावर को कल गिरा दिया जाएगा। देश में इससे पहले इतनी ऊंची इमारत नहीं गिराई गई है। ऐसे में ये ध्वस्तीकरण ऐतिहासिक होगा। अधिकारियों ने बताया कि सुपरटेक बिल्डर को सेक्टर 93A में 23 दिसंबर 2004 को एमरोल्ड कोर्ट के नाम पर भूखंड आवंटित हुआ, जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ पहली बार मार्च 2010 में आवाज उठाई और नोएडा प्राधिकरण से नक्शा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को बिल्डर और प्राधिकरण गठजोड़ पर टिप्पणी करते हुए एमरोल्ड कोर्ट के खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। इस आदेश के मुताबिक 3 महीने के अंदर ये दोनों टावर गिराए जाने थे, लेकिन 3 बार तारीख बढ़ गई। अब रविवार को दोनों टावर गिराए जाएंगे। इसके लिए बारूद लगाने का काम पूरा हो गया है। टावर सोक ट्यूब सिस्टम के तहत ध्वस्त किए
जाएंगे। इस तकनीक में मलबा पानी के झरने की तरह सीधे नीचे गिरता है। टावर गिरने की शुरुआत बेसमेंट से होगी, एक एक कर स्लैब गिरेंगे। दोनों टावर का पहला फ्लोर 1 सेकंड और अंतिम फ्लोर 7 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। वहीं इसकी वजह से यातायात भी प्रभावित रहेगा। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के कारण रविवार दोपहर 2:15 बजे से 45 मिनट तक बंद रहेगा। ट्विन टावर को गिराने के लिए 400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा यातायात व्यवस्था बनाने के लिए 150 से 200 ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगाए जाएंगे। यानी कि साफ है कि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। अब इंतजार कल के दिन का है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।